जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इसमें पिछले 4 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, पिछले 5 वीडियो बल्कि मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें ओवरऑल सब कुछ बता चुका हूं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। उसके बाद बताया था कि इसमें जो 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, उनको कैसे तैयार किया जा सकता है। और अगर मैं उन वीडियोस को आपने सही से देख लिया है तो यकीन मानिए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ में हैंडल कर पाएंगे। और इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से एडजस्टमेंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट एकदम सही तरीके से बनाया जा सके। तो पिछले 5 वीडियो में ये सब कुछ बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो इसी सीरीज में आज से हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन जो आज हमको करना है वो आपके बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो बनाना ही बनाना है। जब तक फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन होगा नहीं तब तक फंड फ्लो स्टेटमेंट आप बना नहीं पाएंगे। तो वो कहा नहीं जाता बट बनाना होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको कैश दिया हुआ है 2014-15 में, ट्रेड रिसेबल्स है, इन्वेंट्रीज हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्रोविजंस फॉर डेप है और ट्रेड पेबल्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹400, accumulated depreciation ₹140 was sold at book value. Next है, during the year dividends of ₹300 was paid. Last point है, net profit for the year was ₹1200. ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत इजी है तो स्किप कर दीजिए वीडियो को, नहीं तो रोक दीजिए वीडियो को। और क्वेश्चन तो आपने बोर्ड पे देख ही लिया है, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वाली जो एडजस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहीं पर बच्चे गलत करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो कि हमारे लिए मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। है ना, कॉलम कौन कौन से रहते हैं इसके, पार्टिकुलर्स, और इधर 2 कॉलम होंगे, यहाँ पर 2 कॉलम होंगे, ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। ये होता है प्रीवियस ईयर अमाउंट और ये होता है करंट ईयर अमाउंट। इधर होता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये होता है इंक्रीज, इधर होता है डिक्रीज। ओके, ये पार्टिकुलर्स। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, सन्ड्री करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। करंट एसेट्स जितनी भी क्वेश्चन में दे रखी होती हैं उन सबको हमें नोट आउट कर लेना है और उसके बाद में करंट लायबिलिटीज, फिर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो देखिए इसमें करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कैश दिया हुआ है, कितना है कैश। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखें तो कैश दिया हुआ है 2000 और करंट ईयर में दिया हुआ है 2500। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर है मेरा 2014 और करंट ईयर है 2015। यहां पर था कैश 2000, यहां पर 2500। तो मैंने बताया था कि जो करंट एसेट्स होती है उसके साथ वर्किंग कैपिटल का फेवरेबल रिलेशन होता है और करंट लायबिलिटी के साथ में एडवर्स रिलेशन होता है। फेवरेबल रिलेशन का मतलब है करंट एसेट्स के बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है और करंट एसेट्स के घटने पर वर्किंग कैपिटल घटती है, जबकि करंट लायबिलिटी के बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल घटती है और करंट लायबिलिटी के घटने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। तो देखो यहां पर करंट एसेट्स क्या हुआ, बढ़ गया, कितना, 500 रुपए। तो 500 रुपए से हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर देखो तो ट्रेड रिसेबल्स है आपका, BR कह सकते हैं, वैसे ट्रेड रिसेबल्स में BR और डेटर्स दोनों आते हैं।
तो ट्रेड रिसेबल्स पहले 2400 था, अब 2700 है। पहले 2400 था, अभी 2700 है। तो कितना बढ़ गया? 300, ये भी बढ़ गया। उसके बाद में स्टॉक है। स्टॉक कितना दिया हुआ है? पहले था 3900 का, अब भी है 3900 का। पहले 3900 था, अभी भी 3900 है, तो कोई चेंज नहीं। अब देखो, ये मत करना कि कोई चेंज नहीं हुआ तो छोड़ दे, इसको लिखे ही ना। लिखोगे नहीं, गलत हो जाएगा। चेंज नहीं हुआ, हम क्या कह रहे हैं? चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसा थोड़ा कि यहाँ वैल्यू नहीं थी, वैल्यू है। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स है, इसको नहीं लिखा जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्ट नहीं लिखा जाएगा। ट्रेड पेबल्स, तो मतलब कुल मिलाकर के अब हमारे पास में नहीं है कोई करंट एसेट्स। तो इसका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल केवल 2 कॉलम स्टार्टिंग वाले किया जाता है, तो 9 4 तुम्हारा 13 हो जाता है, और 3 2 5 2 7 1 8। इधर तुम्हारा 7 5 12, 12 और 9 21, 2 2 4 3 7 और 2 9, टोटल ए। ठीक है, अब यहां पर हम हेडिंग डालते हैं सन्ड्री करंट लायबिलिटीज, और यहां पर एक ही पॉइंट है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बीपी, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। तो ट्रेड पेबल्स कितना है हमारा? ट्रेड पेबल्स में देखो, पहले 2000 था, अभी 2100 है। कितना? पहले 2000 था, अब 2100 है। तो देखो क्या हुआ, ये बढ़ गया ना, और इसके बढ़ने पर करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल घट जाती है। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी। तो कितना घट जाएगी? 100 रुपए से घट जाएगी। अब कोई भी हमारे पास में करंट लायबिलिटी नहीं है, तो टोटल बी कर लेंगे। टोटल बी 2000 और 2100। अब यहां पर आप देखो, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? वर्किंग कैपिटल बराबर ए माइनस बी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स है हमारा टोटल ए, और करंट लायबिलिटी है टोटल बी। तो अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 8300 माइनस 2000 बराबर 6300, 9100 माइनस 2100 तो बराबर 7000। अब देखो, वर्किंग कैपिटल पहले कितनी थी? 6300 थी प्रीवियस ईयर में, लेकिन करंट ईयर में आके कितनी हो गई है? 7000 हो गई है। तो यहां आप देखो, वर्किंग कैपिटल में चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया है? 700 रुपए का चेंज हुआ। ये 700 रुपए का चेंज कैसा हुआ? इंक्रीज हो गई है वर्किंग कैपिटल। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई? 700। यहां देखो, अब पूरा टोटल करेंगे चल के। इसका टोटल हो गया 7000, इसका टोटल हो गया 7000। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां जितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो अगर यहां इंक्रीज होगा तो डिक्रीज वाले कॉलम में लिख देंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिख देंगे। इधर का टोटल अपने आप बराबर होना चाहिए। तो यहां देखो क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो जब इंक्रीज हुई है तो इसको कहां ले जाएंगे? डिक्रीज वाले कॉलम में ले जाएंगे, और अब टोटल करेंगे तो बराबर हो जाना चाहिए। देखो हो गया, 5 3 8 और 7 1 8। बात क्लियर है? इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल जो है स्टेटमेंट वो सही बना है या नहीं बना है। तो देखिए, हमारा वर्किंग कैपिटल का जो स्टेटमेंट हमने बनाया है वो बिल्कुल सही सही बना हुआ है। बात क्लियर है? तो जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो गया, इसमें से ये वैल्यू हमको जाननी थी, वो हमने जान लिया। अब इसके आगे चलेंगे, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना होता है। देखिए, ध्यान रखना, मेरे पास बोर्ड है तो मैं एक साथ सारी चीजें नहीं बता सकता। आपके पास में कॉपी है, तो आप क्या करेंगे, जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बन जाएगा उसके बाद आप जगह छोड़ देंगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के लिए, और आगे उसके बनाएंगे चल के एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फिर वहां की वैल्यूज उठा करके फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद में आप फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद में सन्ड्री अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात क्लियर है? तो हम कैसे चलेंगे, हम इसके बाद में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे, ताकि फंड फ्लो स्टेटमेंट इजीली हम लोग आगे बना सकें। तो अब चलते हैं, देखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार किया जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं समय सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिखा जाता है। क्वेश्चन में देखो सबसे नीचे रिटेन्ड अर्निंग लिखी है 2800 और 3700, तो जो 2800 रुपए लिखा हुआ है वो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। प्रीवियस ईयर ऑलवेज कम होएगा और असेसमेंट ईयर हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर आप जो करंट ईयर होगा वो ज्यादा होगा। मतलब 2014-15 दिया हुआ था तो 2014 आपका प्रीवियस ईयर है और 2015 करंट ईयर है, वो हमने लिख लिया। हाँ ध्यान दीजिए इसमें एडजस्टमेंट में भी सबसे नीचे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹1200। मैंने आपको एडजस्टमेंट में बता रखा है, अगर हमको क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, सरप्लस अकाउंट दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया है और करंट तो, और साथ ही साथ हमको एडजस्टमेंट में भी करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है, तो एडजस्टमेंट वाली वैल्यू को हम इग्नोर मार देंगे, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ओके ठीक है, 2800 लिख लिया। उसके बाद में एडजस्टमेंट में चलो, देखो क्या कहा गया है। एक 400 रुपीज कॉस्ट की मशीन है जिस पर डेप्रिसिएशन हुआ है 150 रुपीज और उसको सोल्ड किया गया है, कितने रुपए में सोल्ड किया गया है, उसको बुक वैल्यू पर सोल्ड किया गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी कि 300 रुपीज का डिविडेंड्स दिया गया है, तो यहां पर 2 डिविडेंड्स हो जाएगा, 2 डिविडेंड्स कितना 300। अब अगर आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन उस पर बोला था उसने और एसेट्स को सोल्ड भी किया है, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ भी है, तो मैंने एडजस्टमेंट में आपको बताया था जब कभी भी आपको बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन के लिए कुछ कहा गया हो, ऐसी कंडीशन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेना चाहिए ताकि आप एक एग्जैक्ट वैल्यू जान सके कि क्या जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। सेम फॉर्मेट उसका यही रहेगा, छोटा सा अकाउंट बनेगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, ये एक लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट रहेगा बाई बैलेंस बीडी। कितना था इसका ओपनिंग बैलेंस, तो क्वेश्चन में देखो 2100 रुपए का बैलेंस इसका था। साथ ही साथ उसके बाद में आप देखिए तो 2 एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट क्यों, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किसी भी एसेट्स पर तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है ना। तो हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड में हमने पोस्टिंग करी टू एसेट्स और इस पर वो वाला डेप्रिसिएशन लिखा जाता है जो एडजस्टमेंट में सोल्ड हुई एसेट्स पर दिया गया है। तो देखो 150 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया उस एसेट्स पर जिसको अभी बेचा जा रहा है, ठीक है ना, तो वो हमने लिख लिया और कुछ है नहीं। तो 2 बैलेंस सीडी, हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका, तो वो है 2500 रुपए। अब हमने इसका टोटल कर लिया तो 2650 में इधर लेके आया, माइनस किया इससे तो कितना आ गया 550, इसको कहेंगे बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट। तो देखो यहां क्या निकल के आया, बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट। मैंने कहा था ना यही पॉइंट गलत होगा, देखो बाई एडजस्टेड पीएल आया कितना 550। अब यहां का एंट्री का मतलब क्या है, एंट्री की क्या हुई होगी, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तभी तो क्रेडिट साइड में लिखा है बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट। तो एडजस्टेड पीएल के कहां लिखा जाएगा, इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू accumulated डेप अकाउंट कितना 550, ठीक है ना, और कुछ है नहीं। तो 2 बैलेंस सीडी, बैलेंस आपका कितना है प्रॉफिट का 3700 रुपए। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 0 5 7 5 12 12 और 3 15 और 3 1 4 4550 रुपए। यही 4550 यहां लेकर के आएंगे, माइनस करिए कितना बचेगा 0 5 और 15 से 8 गया तो 7 और यहां पर 3 से 2 गया तो 1, 1750। इसको कहेंगे बाई फंड्स
फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ये हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन तैयार हो गया। अब देखो हमारे पास में एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो गया और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया। तो अब चलते हैं बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इससे पहले चूंकि एक असेट्स बेची गई थी, असेट्स जब भी कोई बेची जा रही हो तो उसका अकाउंट जरूर बना लेना चाहिए ताकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम जान सके कि आखिर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है क्या। तो हम लोग चलते हैं और असेट्स अकाउंट बना लेते हैं। असेट्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में लिख लीजिए टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है कितना असेट्स का, तो 5,000 रुपए का असेट्स है आपके पास पहले से ही। फिर उसके बाद में बाई कैश अकाउंट, आप 250 रुपए में एक असेट्स बेच रहे हो ना, जिसकी कॉस्ट 400 रुपए है, जिसकी कॉस्ट 400 है उसको आपने 250 में बेचा, तो बाई कैश अकाउंट 250, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स होगी ना, तो क्रेडिट साइड में पोस्ट किया 250। अभी 400 वाली एसेट्स अगर आप 250 में बेचोगे तो लॉस होगा ना, कितना लॉस होगा, 150 रुपए। बाई पीएल क्यों लिखा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस के लिए पीएल क्या होता है, डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इसलिए क्रेडिट में लिखा मैंने बाई पीएल अकाउंट। अब उसके बाद में देखो आप, तो बाई बैलेंस सीडी 5,800 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है आपकी एसेट्स का। अब क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा, 6,200 आएगा। इस 6,200 को यहां पर ले आए, बैलेंस निकाला तो आया 1,200 रुपए। अब 1,200 रुपए बैलेंस आया, वो भी डेबिट साइड में आया, इसका मतलब है कि 1,200 रुपए की एसेट्स परचेज की गई है। क्यों, क्योंकि अब एंट्री हो रही है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये आ गया मेरा परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। ओके, बात क्लियर है। तो इस तरीके से अकाउंट को बना करके हम लोग ये जान लेंगे कि क्वेश्चन में क्या है एक्चुअल वैल्यू एसेट्स की। देखने में लग रहा था 5,000 और 5,800 का डिफरेंस की 800 रुपए की एसेट्स खरीदी गई है, लेकिन एक्चुअल नहीं, 1,200 रुपए की एसेट्स खरीदी गई है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं, लास्ट पॉइंट हम आ गए हैं बिल्कुल फाइनल पे एकदम, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ओके, अगर ये बराबर आया तो इसका मतलब है कि हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है, और अगर बराबर नहीं आया इसका मतलब है कि कैलकुलेशन कहीं पर गलत हो गया है। इधर होता है हमारा सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड अमाउंट, इधर होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड और अमाउंट। सोर्सेज ऑफ फंड में देखो, जो मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वहां से सबसे पहले वैल्यू ली जाती है। अगर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आया तो यहां, और अगर फंड यूज फ्रॉम ऑपरेशन आया तो यहां। तो क्वेश्चन में मेरा आया था फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था, 1,750 रुपए। ओके, अब हम लोग फिर से चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कुछ हुआ है। शेयर कैपिटल देखो, क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल पहले 5,000 रुपए थी और अभी 5300 रुपए है। प्रीवियस में 5,000 थी, अब 5300 है, तो 300 रुपए की बढ़ गई ना, इसका मतलब है शेयर्स इशू किए होंगे। अगर शेयर्स इशू करेंगे तो वो सोर्सेज ऑफ फंड बनेगा। इश्यू ऑफ शेयर कितना, 300 रुपए का शेयर जो है वो इशू कर दिया गया है। चलो और आगे बढ़ करके देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कोई और इंफॉर्मेशन है। ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन पहले 1400 थे, अब 1300 है, इसका मतलब है कि यहां रिडेम्पशन किया गया है, तो पेमेंट ऑफ लोन है, पेमेंट ऑफ लोन, 100 रुपए का लोन पे किया गया है। साथ ही साथ देखो 1,200 रुपए की एसेट्स खरीदी गई है। एसेट्स खरीदेंगे ना तो फंड जाएगा, पैसा जाएगा हमारे पास से, तो क्या होगा यहां पर क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा हमारा, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स कितना, 1,200। और उधर वर्किंग कैपिटल जो हमने बनाया था उसमें 700 रुपए का वर्किंग कैपिटल का चेंज हुआ था, वो भी इंक्रीज हुई थी। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड बनता है, और अगर डिक्रीज होती है तो सोर्सेज ऑफ फंड बनता है। क्यों बनता है ये एडजस्टमेंट में बता चुका हूं। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये था मेरा 700 रुपए, कितना था, 700 रुपए। चलो और आगे बढ़ करके देखते हैं। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपका 300 रुपए का डिविडेंड्स दिया गया, तो डिविडेंड्स पेड ये है 300 रुपए, ठीक है ना। और आगे चलो कुछ देखो, कुछ और दिया हुआ है का
सेल ऑफ एसेट्स, आपने एक एसेट्स बेची थी कितने रुपए में? 250 रुपए में, है ना। बात क्लियर हो गई है, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में थी सब कुछ नोट आउट हो गया है, तो फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट का टोटल हमारा बराबर आ जाना चाहिए। अब देखो इसका टोटल करते हैं, तो ये टोटल हमारा बनना है 1750 और 250, 3000, 2000 और 300, तो 2300। इधर का टोटल देखो कितना आएगा, ये 7 3 10 और 12 22 और 1 23, 2300। दोनों ही टोटल फंड फ्लो स्टेटमेंट के हमारे बराबर आ गए हैं। अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट के दोनों ही टोटल बराबर आ रहे हों, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किया गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बड़ी ही आसानी के साथ में सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा था, लेकिन कैलकुलेशन मतलब भर की थी। 15 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। ओके, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको सही तरीके से समझ में आ ही गया है, तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहां पर मैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगा, जहां पर कुछ और एडजस्टमेंट को इन प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।